हम्म। तो हम यही बात कर रहे थे कि नाउ दे आर सीन एज इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ स्टेट्स। मतलब अगर स्लम्स नहीं होंगे वहां पे, जो वर्कर्स काम करते हैं हमारे घर में, हाउस मेड्स आती हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। ट्रू। इवन एमएसएमई सेक्टर्स की भी हम बात करते हैं तो दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी स्लम एरियाज। सो दैट्स हाउ द डेफिनेशन एंड द ओवरऑल ये आइडिया अच्छा हैज एक चेंज। था कि शुरू में स्लम बोला जाता था जहां पर रेफ्यूजी आकर रहते हैं। कास्ट वायलेंस हाँ। और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि अर्बन डिस्पैरिटी, इंटरनल माइग्रेशन के कारण स्लम न्यू स्टेट होने लगा, तो लोग बाहर में रहने लगे, मीनियत जॉब करते करते रहने लगे, तो वो भी आ गया कॉन्सेप्ट में। एप्पल का मैक मैक का पूरा नाम मैकिनटॉश, पहला कंप्यूटर 1998 में आया था। ये आ गया। MHA seeks to pacify the truck driver. Unorganized lot है, they do not have leadership, तो they have gone this towards the strike. लिखा हुआ है whenever the accident takes place, the case is always registered against the driver of the heavy vehicle, even though the driver of the small vehicle is at fault. There are chances of being thrashed and even instances drivers have been lynched. इसलिए बात होता है कि इसलिए वो प्रोटेस्ट करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार मैं ही जिम्मेवार हूँ इसके लिए। 10 साल के लिए सजा, अगर मैं गलत गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो 10 साल की सजा क्यों भुगतू, ये उनका कहना है। अगर कोई गाड़ी बाकी लोग चला रहे हैं, उनके कारण भी हो सकता है ना, तो लेसर पनिशमेंट होना चाहिए। ठीक है। सोचो मानसी, ट्रकर स्ट्राइक सेट ऑफ पैनिक बाइंग ऑफ फ्यूल इन सेवरल स्टेट। तो ट्रक कितना इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक के लिए इंडिया में, वो अगर रुक जाएंगे तो सब चीज प्रॉब्लम हो जाए, हर एक चीज। हाँ, ट्रक। क्योंकि इंडिया में, हाँ, बात भी हम करते हैं तो इंटरनल ट्रेड सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ। जो पता चलता भी नहीं है। नहीं पता चलता है, सही बोल। फ्यूल है, फूड है, लोकल मंडी प्राइसेस, सब ट्रक, किसी को ट्रांसफर हाँ, करना है सारा ट्रक। एफएमसीजी, हाँ, हर एक चीज एफएमसीजी ट्रक। सेक्टर हम्म। पूरा ये इस इनके ऊपर ही फंक्शन कर रहा है। हम्म। एक दिन मतलब कि कितना हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। फ्री मूवमेंट रिजीम ले लिया इसको, टू एंड एट द बॉर्डर। वीवीपैट, देयर शुड बी 100 मशीन मैचिंग ऑफ द स्लिप्स एंड ईवीएम। CA rules may be notified before the Lok Sabha election। CA रूल में है कि बाकी जो आते हैं रेफ्यूजीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, हिंदूज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो उनको 11 साल की जगह 6 साल में उनका स्पीडिफाई हो सकता है प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सिटीजनशिप। फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप लिखा हुआ है। सब कम्युनिटीज अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, 11 साल से उसको 6 साल किया जाए बस। प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंज न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सीईसी इन ईसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने का कहना था कि एक कमेटी होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका भी मेंशन होना चाहिए इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी। तभी जाके इम्पार्शलिटी बढ़ेगा, ये उनका कहना था।
इथोपिया, सोमालीलैंड, दोनों कौन से रीजन में है मानसी? इथोपिया एंड सोमालीलैंड हॉर्न और ऑफ अफ्रीका। कॉर्नर अफ्रीका, ट्रू। हाँ। ठीक है। तो मॉन्ट लिको लाकी, मॉन्ट लिवो टू बी लाकी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है। HUL, FMCG। दिस इज एग्जांपल, हाँ। एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। गोल्ड प्राइस में टच 70,000, 10 ग्राम, बहुत ज़्यादा हो गया। रुपीज़ में राइस टू 81 रुपीज़ डॉलर। ये सब अभी स्पेक्यूलेशंस ही हुई, फोरकास्ट, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ। इंडिया टर्न्स टू सऊदी एज रशियन ऑयल बाइज फॉल। तो हाँ, ऑब्वियस बात है कि हमेशा तो रशिया चीप ऑयल तो नहीं देगा इंडिया को। हाँ। जैसे जैसे वॉर खत्म होता रहेगा वैसे वैसे कम हो जाएगा, डिक्लाइन आ गया ना। इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 60-22% होगा, ऑब्वियस बात है। काबिल, काबिल क्या है? करूँ ना? प्रेरणा, हैव डिस्कस्ड। इंडियन लिमिटेड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, दैट विल लुक आफ्टर द क्रिटिकल मिनरल्स हर जगह। तो लिथियम मोस्टली रहेंगे अर्जेंटीना में। A new science using physics to understand hate groups online. In study published in the Physical Review Letters, scientists have reported being able to model dynamics of how online hate communities form and develop using mathematics equation. सोचो, shock waves and online hate। तो मैथमेटिक्स इक्वेशन से आप बता लगा सकते हो कैसे वर्क करते हैं। मेथड ऑफ फिजिक्स हैज बीन अप्लाइड टू द ट्रैफिक, क्राइम, वैक्सीनेशन, कोऑपरेशन, क्लाइमेट इनएक्शन एक्सेट्रा, एंटीबायोटिक यूज, मॉरल बिहेवियर और हर चीज। मैथमेटिकल मॉडल मानसी। टू टैकल डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्टिव फिनोमेना, मैथमेटिकल मॉडल्स इकोनॉमिक्स में भी जैसे यूज करते थे, तो फिजिक्स के हम्म। ऑफ सोशल सिस्टम्स वही है। वैसे ही बोले ना, एक। टर्बुलेंस इन फ्लूइड, हम्म। ऐसे बताया था एक बार कि कैसे जो फ्लूइड का डायनेमिक्स से आप क्राउड मूवमेंट को भी कर सकते हो प्रॉपर। पहले क्या होगा कि क्राउड मूवमेंट को आप ऊपर से देखोगे तो फ्लूइड का एक पार्टिकल एटम, तो उसको हाँ। फिर आप जोड़ोगे, वही है कि जो एक बर्नौलीज थ्योरम और बाकी सब थ्योरम है उसमें लगा करके इक्वेशन है, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने से निकल सकता है आंसर उसमें। तो वैसे ही उसको इस पे उठा सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन हेट कम्युनिटीज होगा कि एक फेसबुक ग्रुप होगा, वहां से कितना मैसेज जा रहा है, वो किसका ग्रुप में जा रहा है, तो अगर ट्रैक करेंगे तो कनेक्शन बढ़ जाता है, तो कनेक्शन भी निकाल सकते हैं फिर। आई थिंक हाँ, बस। ऐसे ही होगा। हो गया ये। फिर द वोल्केनो टूरिस्ट who why to catch eruption on Iceland। वोल्केनो टूरिस्ट, इंडोनेशिया। क्योंकि जो जाते हैं जहां भी वोल्केनो इरप्ट होता है वहां जाके फोटो क्लिक करते हैं, फिर इसको बेचते भी और फिर एक तरह से। मोना लोना हवाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है हवाई में। हवाई कहाँ पर है?
मानसी? हमारी नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में, बिल्कुल ट्रू। यूएसए के पास, अलास्का। तो हवाई वही है ना, पर्ल हार्बर वाला हवाई? पर्ल हार्बर वाला हवाई नहीं, आई डोंट थिंक सो। हम्म। पर्ल हार्बर वाला क्या हम्म। कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो? पर्ल हार्बर मतलब वहीं पर है ना, हवाई में तो। मेरे को इस पे मतलब नॉट एबल टू रिकॉल ऑन दिस। पर्ल हार्बर में जापान ने अटैक किया था ना, तो तब उसने एंट्री किए थे ना वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। पर्ल हार्बर जो बोलते हैं, तो हवाई में हार्बर हार्बर है, यूएस नेवी का हवाई आइलैंड है। वहीं पे तो अटैक किया था जापान वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, तब यूएस का वर्ल्ड entry था हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। पर्ल हार्बर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस। Government ready with rules for CAA, set to be notified before LS poll. We have discussed this one. Process to be online, mobile phone can be used to apply. CAA बिल आया था, उसका रूल्स नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन के पहले। तो बता दिए कि इट विल बी फॉर द रेफ्यूजीज फ्रॉम द 3 नेबरिंग कंट्रीज, और सबके लिए रहेगा एक्सेप्ट द मुस्लिम कम्युनिटीज। उसमें ऐसा प्रोविजन रहेगा कि 11 साल लगता था, 11 साल रह करके आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, इसमें 6 साल करना हो। तो स्पीडिफाइंग द प्रोसेस ऑफ द सिटीजनशिप एप्लीकेशन, फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप है ये ओवरऑल। Another eye in sky on ground. India is now part of the world largest radio telescope project. तो एक्स रे, ब्लैक होल, डीप स्पेस को स्टडी करने के लिए थर्ड नोड ऑफ द लीगो, लीगो ये महाराष्ट्र में बन रहा है। लीगो एक प्रोजेक्ट है जो, हाँ कल ही बात किए थे, फिर हाँ। डिटेल बता दो एक बार मानसी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करने के लिए अगर कोई मूवमेंट होती है, क्योंकि उनमें मूवमेंट जो बहुत ही माइनर मूवमेंट होती है, तो उसको बहुत डिफिकल्ट है ट्रैक करना। तो हम्म। उसी के लिए वी आर हैविंग तो दीज दुनिया में ऑब्जर्वेटरी। कितने जगह पर है एक तरह से ये, जो बोले कि एक इंडिया। हम्म। यूएसए में देर आर 2 सच ऑब्जर्वेटरीज, इंडिया में एक है, और एग्जैक्टली देखना पड़ेगा और कौन सी कंट्री में है, आई थिंक और भी है। ठीक है, तो इंडिया विल बिकम अ पार्ट ऑफ द दैट लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ठीक है, थ्रू द पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, इसके थ्रू रहेंगे एक तरह से। SK was established as an intergovernmental organization following the year। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट। ओवरऑल बस इतना पता होना चाहिए, लीगो महाराष्ट्र में बनने वाला है, और जो वर्ल्ड वाइड लोकेशन है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, अब इंडिया में भी होगा ऐसा, जो हेल्प करेगा जो दूर दारे इलाके है जहाँ से ग्रेविटेशनल वेव आए उसको डिटेक्ट करने के लिए। हिट एंड रन लॉ, द न्यू भारत न्याय संहिता में आया है, ले लिए इसको। एक्शनेबल इंटेल क्या होता है मानसी? एक्शनेबल इंटेल मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग इंटेल है कि उसके ट्रू। ऊपर हम ट्रू। एक्शन ले सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। लोकल ब्रांड टेक बिग बाइट ऑफ इंडिया ग्रोइंग डार्क चॉकलेट पाई। डार्क चॉकलेट और नॉर्मल चॉकलेट क्या फर्क है अकॉर्डिंग टू? आई थिंक उसमें कोकोआ कंटेंट ज्यादा होगा ज्यादा, डार्क हाँ चॉकलेट में। ज्यादा होता प्योर चॉकलेट बोल सकते हैं डार्क चॉकलेट को। है। फिर मिल्क जितना तो ऐड इंडिया में करेंगे कौन उतना से डार्क। कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी? ये तो इंटरनेशनल है, जो फेमस है, हर्षे हो गया, नेस्ले हो कैडबरीज और गया, नेस्ले है, इंडिया में नेस्ले भी, तो बाहर नेस्ले। कंपनी। अमूल, अमूल भी है।
हाँ, अमूल अमूल। चॉकलेट। याद ही किससे नहीं था। भूल और जाता हूँ। कैडबरी, कैडबरी आई थिंक, कैडबरी। कोका कोला। कैडबरी तो किटकैट नेस्ले का है, इतना पता है। कैडबरी पता नहीं, हाँ इसमें हाँ, अमूल है, आईटीसी, चोकोला, मेसन एंड को। ये फैबले। ठीक है। अनदर आई इन द स्काई, लीगो, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है कहाँ पर, हरियाणा वाले में तो याद कर लें डिस्ट्रिक्ट का नाम। हिंगोली ये डिस्ट्रिक्ट। नहीं बना। तो इंडिया से रिलेटेड है ना ये तो, इसलिए हो हाँ, इंडिया सकता से। है। लीगो है ना। लीगो डिटेक्टर इन यूएस won द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2017। ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया था एक तरह से। डीपर इनटू द यूनिवर्स, मोर देन 3000 ट्रिलियन किलोमीटर, स्टडिंग द स्टार्स एंड गैलेक्सी इन डिटेल। तो जीएमआरटी वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है एक तरह से। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे में। Led the international team from 9 institutions and 7 countries develop the software. GMRT 2021 में only became the third one to recognize the Indian Institute of Electrical Engineering Electronics. तो एनसीआर है क्या? एनसीआर एक यूनिट है, टीएफ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, विच ऑपरेट्स द इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप कॉल्ड द जी ओ। ठीक है। मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जैसे टिस है वैसे ये, टिस हो गया सोशल साइंस में, वैसे ही TIFR हो गया इन द साइंस, हार्डकोर साइंस हो गया। उसमें एक यूनिट है एनसीआर है, वो इसको ऑपरेट करते हैं, जीमी TRT को, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा है इसकी हवा के लीगो बनाने में एक तरह से। तो वही बात है कि ट्रकर स्ट्राइक के कारण हिट सप्लाई एट दिल्ली होलसेल मार्केट, हर चीज का प्रॉब्लम होगा मंडी में, फ्यूल हो गया, बाकी सब में भी। वेजिटेबल डोंट रीच अस, दे विल नॉट बी एक्सपोर्टेड टू आउटसाइड द होलसेल मार्केट। तो रोजमर्रा में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख ले एक बार, ट्रकिंग इंडिया में। हिंडनबर्ग वाला इशू एक तरह से चल ही रहा है अभी तक में। हिंडनबर्ग एलिज किए थे कि जो अडानी है, दे आर मैनिपुलेटिंग द स्टॉक्स, और उनका जो प्रॉफिट है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द मोर लोन्स, लोन का जो एवरग्रीनिंग हो रहा है, और तब भी उनको मिलते जा रहा है प्रॉफिट। तो देर इज सम फॉर्म ऑफ कंक्लूजन विद द गवर्नमेंट, ये एक था ना हिंडनबर्ग का रिपोर्ट में। हाँ, और जो हिंडनबर्ग एक जो ग्रुप है, हाँ यूएसए बेस्ड वो ये कंपनी है, शॉर्ट तो सेलिंग ग्रुप है। इनका जो, हाँ मतलब मेन वही बिजनेस मॉडल यही है कि ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं मार्केट में जो बोलेंगे पैनिक क्रिएट होता है इन कंपनीज के स्टॉक्स के रिगार्डिंग, तो सब लोग सेल करने लग जाते हैं, तो ये पहली पोजीशन बना लेते हैं शॉर्टिंग की, और फिर जब बिल्कुल क्रैश हो जाता है तो देन दे बाय। हम्म। ठीक है। ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसीजर इन काउंटर टेरर ऑपरेशन अडॉप्ट बोले, या अमित शाह जो हमारे एम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो बोले। तो ड्यू प्रोसीजर मतलब क्या होता है, करुणा? और ऐसा भी क्या? हाल फिलहाल में क्या हुआ
जिसके कारण ये बोला जा रहा है सबको। आई थिंक वही है कि आप कैसे चीजों से डील कर रहे हो, ड्यू प्रोसीजर प्रोसीजर। क्या होना चाहिए जब आप ऑपरेशंस जब टेक प्लेस करते हैं, तो उसका प्रोसीजर कैसे होना चाहिए। तो क्यों बोला गया अभी हाल फिलहाल में, अमित शाह जी क्यों बोले एजेंसीज को, जो मीट हुआ कल ही मीट हुआ हाई लेवल रिव्यू सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर, उसमें मीट हुआ। सबको लोग थे, आईबी डायरेक्टर थे, रॉ के थे चीफ, एनएसए थे, फिर बाकी सब इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, आर्मी के भी थे इसमें चीफ। तो ऐसा उनको क्यों बोला गया, क्या अभी कुछ घटना घटा, क्या हुआ हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर आई में? थिंक वही तो जम्मू कश्मीर में चल रहा है कि मिलिटेंट्स आ रहे हैं and फिर इनकाउंटर्स हो रहे हैं, सिविलियंस भी इन्वॉल्व है एंड आर्मी भी इन्वॉल्व। तो हाल फिलहाल में जब असैसिनेशन हुआ था, इट वॉज प्लॉटेड अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, उसमें 3 लोग वीरगति प्राप्त हुए थे। तो उसके अगेंस्ट में आर्मी ने, आर्मी के कुछ जवान ने इनहैंस्ड इंटेरोगेशन किया सिविलियन के ऊपर में, उससे डेथ हो गया 3 लोगों का, 3 सिविलियन, और टॉर्चर का वीडियो बना के डाल दिए, मतलब टॉर्चर वीडियो वायरल हो गया एक तरह से। तो स्पार्किंग आउटरीच, तो एक तरह से वो ठीक नहीं दिखाता ना सरकार के ऊपर या आर्मी के ऊपर में। इसलिए फिर रिव्यू मीटिंग बैठा, जिसमें कमांडेंट को भी, फिर टॉप लेवल के जो ब्रिगेडियर थे उनको भी ट्रांसफर कर दिया सबको भी, और कमेटी बैठा, सस्पेंशन हुआ कुछ कुछ जो जवान थे उनका भी, और जांच चल रहा है। उसी में से फिर एमएचए आए, फिर रिव्यू लिया और बोले कि प्रोसेस को फॉलो करिए, जो भी प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर बोला हुआ है कि आप इनहांस इंटीग्रेशन करेंगे तो कैमरा के अंदर में होगा, और आप पूछेंगे इन जनरल आप 3rd डिग्री टॉर्चर का यूज नहीं करेंगे तो प्रोसेस के अंदर में, तो ड्यू प्रोसीजर का फॉलो करिए काउंटर टेरर ऑपरेशन में। आपके पास कोई चांसेस नहीं है 3rd डिग्री के या कुछ और भी चीज जो इलीगल एक्टिविटी, मानसिक, इसलिए ये और बोला। हाँ राइट। ड्यू प्रोसीजर सिंपली अगर हम्म, 2 वर्ड में बोलना है, शुड बी जस्ट एंड फेयर। जस्ट एंड फेयर। इस सबको सुपरवाइज कौन करता है? जैसे एक जो मूवी है न्यूयॉर्क वाली, उसमें भी जैसे 9/11 के बाद दिखाते हैं कि जो मुस्लिम्स थे अमेरिका में, उनको मतलब ऐसे टॉर्चर कराया गया था जेल वगैरह में। तो सुपरवाइज कैसे कर सकते हैं? ये तो जैसे वायरल हो गया, बट पता कैसे लगेगा अंदर क्या हो रहा है? अंदर तभी पता लगेगा जब आप कैमरा, बोला जाता है कि आप कैमरा के अंदर में ही आप बात कर सकते हो उससे, पूछ सकते हो कुछ सवाल। तो जब सवाल पूछते हैं तो उन लोगों को पता रहता है, जो टेररिस्ट बैठते हैं, कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो वो आंसर ही नहीं देते। तब फिर रिकॉर्डिंग ऑफ किया जाता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस यूज किया जाता है, इनहांस इंटीग्रेशन इसको बोला वो शब्द है, इंटीग्रेशन, इनहांस इंटीग्रेशन, फिर आंसर आता है, जैसे हर जगह होता है जूम सेशन में। तो तब तो ये इनहैंस इंटरोगेशन लीगल है? इनहांस लीगल है, एवरीथिंग इज लीगल। और जो उसका वर्ड प्ले है ना, उसी में फिर लूप होल है, इनहांस इंटीग्रेशन वर्ड के अंदर में, समझ जाओ। लेकिन में लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस फॉलोड बाय द लॉ, और इट इज विद इन द प्रोसेस, सब चीज लिखा रहता है एक तरह से। जैसे हमारे सदस्य आज जो मिसिंग है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल साथ ही चलता है, लेकिन कभी क्या होता है कि जो जोश होता है, जो अंदर में गुस्सा होता है, वो बाहर निकल जाता है, तब उसे पता लग सकता है। तो एक प्रोविजन भी दिया है, तो मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हाई इंटेंसिटी, कैसे पता लग सकता है सामने वाला को कि उसके हाथ में सेब है कि ग्रेनेड है पॉकेट के अंदर? तो जब आप लगातार वो हाई टेंशन और प्रेशर जोन में रहते हो, आप सोचो दिमाग में, तो सामने वाला अगर कुर्ता के अंदर पॉकेट में रखा हुआ है सेब, लेकिन वो आपको देख रहा है, गुस्सा आ रहा है, पसीना भी नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा ना कि वो सेब नहीं है, वो ग्रेनेड है। हो सकता है सेब ही हो। तो 1 सेकंड का काम है सब, 1 सेकंड 2 सेकंड में ही डिसीजन मेकिंग करना है, तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए चूक होता है, लेकिन कहीं कहीं भी जहां पर, तो इसलिए बात बहुत है कि गलती से वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती किया गया, ये गलत है ओवरऑल, मानसी, जो, हाँ ठीक है। हाँ यही है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये ले लो आप, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। रानी दुर्गावती। हम्म,
तो वी आर सेलिब्रेटिंग, एक बार इसको थोड़ा जूम आउट कर दो। तो उनको वी आर सेलिब्रेटिंग रानी दुर्गावती का 500वां जन्म शताब्दी वर्ष। हाँ रानी दुर्गावती एनिवर्सरी। गोंडवाना की क्वीन थी, वेड टू दगबत शाह सन ऑफ संग्राम शाह गोंडवाना, और डिफेंडिंग गोंडवाना अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। जबलपुर की थी, तो फेमस है वहां पर, राजस्थान से आप देखा जाए तो। अवंतीबाई लोधी, तो ये इनका भी देखना है कौन है। इंडियन क्वीन रूलर एंड फ्रीडम फाइटर, शी वॉज द क्वीन ऑफ रामगढ़ मध्य प्रदेश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग इंडियन रेबेलियन 1857 में ओपोनेंट थी, तो नाम ये नहीं पता है। महारानी अवंतीबाई लोधी, 21st सेंचुरी लोधी राजपूत कम्युनिटी के लिए आइकन, फोकलोर मूवी में बोले। अच्छा, 26 ईयर्स में डेथ हुआ था उनका, 31 में बॉर्न, 58 में डेथ। तो रानी अवंतीबाई, बालघाट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। और वीरांगना रानी दुर्गावती, शी फॉट अगेंस्ट द मुगल फॉर सेविंग द गोंडवाना लैंड। तो ये दो लिख लेना इसको। करूँ ना? A politician thinks of the next election, statesman of the next generation, जेम्स फ्रीमैन क्लार्क। आई थिंक इसमें माइंडसेट का डिफरेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, कि जो पॉलिटिकल थिंकिंग होती है जिसकी, सिर्फ तो वो अपने लिए नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है, बट जो स्टेट्समैन होता है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल तो आप बता। पॉलिटिशियन नेक्स्ट इलेक्शन सोचता है, फ्री भी देना चाहेगा, वो पैसा देगा, जीतेगा, वो सोचेगा कि जैसे ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे। स्टेट्समैन सोचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट बात करेगा, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, फिर रोड बनाएगा, रेलवेज बनाएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगा, तेल को सस्ते भाव में खरीदेगा, स्टेट्समैन हो गया। या फिर आपको लॉन्ग टर्म इंडिया न्यूक्लियर क्या डील होना चाहिए, सिविल न्यूक्लियर डील, उस पर फोकस करा है। तो मनमोहन सिंह साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे 2008 के समय में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था उनके खिलाफ जाकर के साइन किया सिविल न्यूक्लियर, स्टेट्समैन थे वो। तो ये एग्जाम्पल हो गया। फिर बात कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोरबाचोव का बात कर सकते हैं, जो उन्होंने समझ गया, वो समझ गया कि प्रेस्टोरिका और लाना ही था, क्योंकि उस समय तक सोवियत यूनियन धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट वो क्रम्लिंग हो रहा था, and उस समय से 1986 87 88 में, तो स्टेट्समैन हो गया। फिर बोल सकते हैं हम, और किसका बोल सकते हैं, इंदिरा हाँ, गांधी का बोल सकते प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, वो भी स्टेट्समैन थे, वो नाम का प्रिंसिपल फॉलो किए, नेक्स्ट जनरेशन, वो ब्रिज बनाए, वो डैम बनाए। फर्स्ट में एग्रीकल्चर फोकस किया, सेकंड में हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का किया, फोकस किया गया। वो फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, जर्मन से इन्वेस्टमेंट लेके आए, हायर इंस्टीट्यूशन बनाए, आईआईएम हो गया, एम्स हो गया, फिर आईआईटीज हो गया, एक्सेट्रा। तो स्टेट्समैन थे, फॉरेन पॉलिसी में भी, इसमें भी। फिर पॉलिटिशियन होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फ्री भी दे देते। एग्रीकल्चर में ऐसा उन्होंने किया, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस किया, स्टेट्समैन का। फिर तुमने कहा से इंदिरा गांधी भी स्टेट्समैन थी, बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको पता था कि जो इशू होगा बांग्लादेश से वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो फिर अगेंस्ट में भी सोवियत उनके साथ में गई। तो ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बोले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल साउथ का बात करते हैं, क्लाइमेट नेक्स्ट जनरेशन, क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने के लिए, वो भी स्टेट्समैन हो गए, मानसिक, अगर कुछ बोलना है तो। राइट, ये एग्जाम्पल था। हम्म, तो आप सोच सकते हो वैसे। तो फिर नेक्स्ट संजय बारू की एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है इनका, द पावर गॉड कॉरिडोर ऑफ द दिल्ली, जिन्होंने उनका एक फील करवाया, हम लोग जैसे जो एस्पिरेंट है बाकी सब कि क्या होता है दिल्ली में, पावर कॉरिडोर कैसे काम करते हैं। उनके एक फेमस बुक भी है। ही वॉज द राइटर वॉज अ मेंबर एनएसए एंड एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2004-8 के बीच में। एंड इकोनॉमिक्स पे भी इनकी काफी इंटरेस्टिंग बुक्स आती हैं। इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़े,
मैंने इनकी एक बुक पढ़ी है इकोनॉमिक्स की, हम्म काफी इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओवरऑल। रेमिटेंस पर पता होना चाहिए, $125 बिलियन हो चुका है अभी तक में। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन ब्रेन फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि इंडिया से बाहर जाने का ट्रेडिशन आज से नया नहीं है, वो पहले से था, इंडेंजर लेबर के समय से था। फिर 1900 से फिर यूके में गए, इस्टेब्लिश हुए, गल्फ रीजन में गए 1947 के बाद से, फिर धीरे धीरे तो हर एक जगह पर एनआरआई हुए। हर कंट्री का असर है, जापान भी यही प्रमोट किया है 19 सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में चाइना प्रमोट किया, 21st सेंचुरी में इंडिया भी बोल रहा। तो ब्रेन ड्रेन से हम लोग ब्रेन बैंक बना सकते हैं इंडिया में। सिर्फ मनी फ्लो इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 बिलियन डॉलर ब्रेन फ्लो इनफ्लो भी होना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि हाई नेर्थ इंडिविजुअल है वो भी जाते हैं बाहर, 6 to 8 thousand हर साल। हाई हाई नेट मतलब कि $1 million से ऊपर इनका वर्थ है, वो जाता है। मानसी, वही हुआ ना, $1 million। ऐसे ट्वेंटी हाँ, थ्री थाउजेंड यूनिकॉर्न्स की बात कर, ट्वेंटी थ्री किसकी थाउजेंड बात मिलियन हाई नेट वर्थ मतलब $1 million से ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर उनके पास कर? वेल्थ है। ठीक है। 23,000 इंडियन मिलियनर हैव मूव्ड आउट ऑफ देयर होम, आउट ऑफ इंडिया। तो ये रशिया का भी होता है, ओके। चाइना का भी होता है। तो ये ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि बाहर जा रहे हैं, बाहर इसलिए आते हैं ताकि वो फिर ओसीआई कार्ड ले लेते हैं और फिर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बाहर से, ताकि उनका एक जो लोकल जो डीलिंग हो ना वो बच जाए एज कम्पेयर टू बाहर से उनको मिलता है। तो इसी ये बात हो रही है। हेल्दी टैक्स कलेक्शन अभी ये लोअर स्पेंडिंग इंश्योर द गवर्नमेंट adheres to फिजिकल डेफिसिट टारगेट। फिजिकल डेफिसिट में तो लोन भी तो आता है ना। हाँ, फिस्कल डेफिसिट में आप बोरोविंग्स आती है वो ना। नहीं हो जाता है। ठीक है। एशियन गेम का हम लोग बात किए थे आज से 2 दिन पहले, जिसमें हम लोग डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला था आर्टिकल, एनालाइज किया था कि मेजोरिटी ऑफ द एशियन गेम्स जो स्टार है दे आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, मेट्रो में कम है। और फिर जो और जो मेल और फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, 56-46 के अराउंड ही है ओवरऑल। तो ये दिखाता है कि देर इज इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी और इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर द Tier 2 Tier 3 सिटीज इन द स्पोर्ट्स। तो और सबका कहना था कि रूरल बैकग्राउंड से क्यों आते हैं, एग्रीकल्चर में उनका रोल रहता है, फिर मेट्रो में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है तो बाकी लोग जगाते हैं। स्पोर्ट्स एज अ मीडियम ऑफ जॉब क्रिएशन और जॉब लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी भी दिखा देता है, इसलिए उसमें लोग जाते हैं। तो इसलिए विमेन विमेन एम्पावरमेंट होता है स्पोर्ट्स के थ्रू भी। लोग लोकल ट्राइबल बेल्ट में लोग जानते हैं विमेन को, और फिर मेल को भी जानते हैं कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो इज्जत बढ़ता है लोकल समाज में, तो उससे भी एक फायदा होता है। तो अभी जो एरिया बात होता है इंपॉर्टेंट की जुगाड़ मेथड है लोकल लेवल पे, उतना हाईली जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो उतना अंदर तक पेनिट्रेट नहीं किया अभी भी। जुगाड़ यूज किया गया हर जगह, चाहे वो आर्चरी में हो चाहे फुटबॉल हो एक्सेट्रा। तो वो नहीं होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हर एक स्टेट एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा, सीएसआर फंडिंग हो, और अब जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेल हो गया, नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके थ्रू आप फंडिंग और ज्यादा बढ़ाओ। अभी 3,000 करोड़ सिर्फ है स्पोर्ट्स फंड। मानसी, हम्म, ये सोच ठीक है। ठीक है। यही पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने। हम्म। फिर ये सी राजा मोहन जी, राजा मंडला। राजा मंडला कॉन्सेप्ट है चाणक्य नीति का। इसमें बात होता है कि राजा के अराउंड कैसा होना चाहिए। राजा यहाँ पर राजा तो नहीं है, अब तो नेशन हो गया, तो नेशन के अराउंड कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, वो मंडला हो गया एक तरह से। तो सी राजा मोहन हमेशा लिखते हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर इंडिया का जो भी नेशनल इंटरेस्ट रहता है उसके ऊपर लिखते हैं। थ्योरी ऑफ चाइना ओवरटेकिंग यूएस एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, प्राइजिंग यूरोप आउट ऑफ अमेरिका डोमिनेंस, द इमर्जिंग एज अ डोमिनेंट पावर इन एशिया हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। ऐसा क्यों हुआ है? तो मेरे हिसाब से एक रीजन सबसे बड़ा है कि उसका जो ब्रांड इमेज है चाइना का वो डिक्रीज हुआ है, दूसरा इंडिया इंक्रीज हुआ ओवरऑल, और तीसरा है कि चाइना पहले ही वो ओल्ड हो गया, बुढ़ा भी है रईस होने के पहले, जैसा कहावत भी है कि चाइनीज ग्रू ओल्डर देन बिकमिंग रिच, पहले ही बन गया, वन चाइल्ड पॉलिसी कर रहा है। तो
और नहीं, और स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, आई थिंक वी हैव टेकन अप। गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड फ्री मूवमेंट रिजीम। म्यांमार में डिस्कस किए कि वहाँ से रिफ्यूजीज पॉपुलेशन आते हैं म्यांमार के थ्रू, और एनएससी है ना, बाकी से सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे टेक अप द इशू। ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और इंसर्जेंसी फैलाते हैं इंडिया के अंदर, इसलिए इसको बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हायर बोरोइंग बाय द स्टेट टू वाइडन द यील्ड स्प्रेड विद जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। तो इसमें दो होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड सेंटर जीसेक, जो टी बिल एक्सेट्रा बाकी सब होता है। तो बोरिंग हैड एक्सीडेड अमाउंट बाय 4% पूरा। तो अप्रोक्सीमेटली the total borrowing by the state in April December stood around 6 lakh crore, 90% ऑफ अमाउंट है। वो पहले 70% पहले था 4 to 6, अभी 6.5 हो गया, तो बढ़ गया ओवरऑल। तो इसका रिप्रिकेशन क्या हो सकता है मानसी? इसका रेपोकेशन ये हो सकता है लॉन्गर टर्म में, जैसे स्टेट्स की बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, तो अगर कलेक्टिवली कुछ कुछ स्टेट्स में भी हमें ऐसे थोड़े से नेगेटिव इंडिकेटर्स मिलने लगे कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज दिस डेट, और जो बोरोइंग्स है फिस्कल डेफिसिट और इंक्रीज हो सकता है। तो उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो पैसा आपने बोरो किया, अब आप इसको इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको बोरो करना पड़ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना। तो हम लोग बोरिंग कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो फायदेमंद होता है लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैड करंट अकाउंट डेफिसिट मे फॉल टू 1% ऑफ जीडीपी इन FY 2024। तो कल हम लोग बात किए थे कि 3% कैड था 1991 के समय में, एलपीजी जब आया था इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा था। तो अभी धीरे धीरे कम हो जाए मानसी, 1% हाँ, आया। फिस्कल डेफिसिट लाइकली टू बी एट 5.2%। सेंटर इज ऑन ट्रैक टू फिस्कल कंसोलिडेशन टारगेट। तो टारगेट जो 4.5 का है FY 26, वो अचीव कर सकता है इंडिया। तो क्यों किया है इंडिया, कैसे किया है? तो इंडिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा कम किया, कैपेक्स को बढ़ाया है, और फिर जो बोरोइंग है वो फिर इंटरनल बोरोइंग है, जो डोमेस्टिक मार्केट सोर्स ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बाहर से तो बहुत मिनिमम रहता है, कम के हिसाब से रहता है। हाँ जी। हाँ, यही मतलब अगर हम्म, डोमेस्टिक बोरोइंग पे कर रहे हैं तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर इम्पैक्ट तो उसका होगा ही। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज किया है, कैपिटल हम्म, एक्सपेंडिचर पे और स्पेंड कर रहे हैं, तो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग रिसोर्सेज गवर्नमेंट के लिए और खुल जाते हैं, तो ये हम्म। बेनिफिट हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला को जो असैसिनेट किया गया था उसका नाम था गोल्डी बरार। ये कनाडा में, उसके ऊपर में UAPA लगा। हु इज ए टेररिस्ट? डिफाइन नहीं करता टेररिस्ट, लेकिन बताता है एक्ट क्या है। हु थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, और टू स्ट्राइक टेरर इन पीपल एंड एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। अनलॉफुल एंटी